चलिए क्लास 8 के साइंस के एक साल को एक रोमांचक सफर की तरह देखते हैं। तो ये सफर कैसे होगा? चलिए देखते हैं इस कमाल की वैज्ञानिक यात्रा का पूरा रोड मैप। तो ये हैं हमारे सफर के मेन स्टॉप्स, जहां हम विज्ञान के रहस्यों को समझेंगे। और हमारा गाइड ये है क्लास 8 का साइंस सिलेबस, यही है हमारा मैप। तो सफर का पहला पड़ाव, एक ऐसी दुनिया जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। शुरुआत होगी उन छोटे छोटे जीवों से जो हर तरफ हैं, और देखेंगे कि ये हमारी हेल्थ से कैसे जुड़े हैं। लेकिन हम इससे भी छोटे लेवल पर जा सकते हैं, उन कणों तक जिनसे असल में सब कुछ बना है। और यहीं से सवाल उठता है कि ये कण मिलकर इतनी ताकत कैसे पैदा करते हैं। तो अब आते हैं सफर के दूसरे हिस्से पर, जहां हम उन शक्तियों को समझेंगे जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है बल और दाब से, और फिर हम बिजली के असर को भी जानेंगे। ये भी दिलचस्प है कि कैसे दर्पण और लेंस प्रकाश को कंट्रोल करते हैं, एक उसे लौटाकर दूसरा उसे मोड़कर। अच्छा, फिजिकल फोर्सेस के बाद अब देखते हैं कि चीजें असल में बनी किस चीज से हैं। केमिस्ट्री की कहानी शुरू होती है ये समझने से कि चीजें आपस में मिलती कैसे हैं, और यहाँ ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तत्व, यौगिक और मिश्रण तीनों अलग हैं। इसी से जुड़ा है अगला टॉपिक कि कैसे चीजें एक दूसरे में घुलकर सॉल्यूशंस बनाती हैं। तो अब छोटे कणों की दुनिया से जूम आउट करते हैं और बड़े कैनवस पर देखते हैं, यानी हमारा ब्रह्मांड। सफर का आखिरी पड़ाव हमें धरती से ऊपर अंतरिक्ष की ओर ले जाता है। यहां हम देखेंगे कि कैसे आसमान को देखकर ही हमने वक्त को समझना और मापना सीखा है। और अंत में सफर हमें वापस पृथ्वी पर लाता है, ये समझने कि हमारा ग्रह इतना खास क्यों है। तो देखा, एक साल में कितनी लंबी यात्रा है, एक छोटे से कण से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक। और यही तो विज्ञान है, एक ऐसा सफर जो सवालों से शुरू होता है और कभी खत्म नहीं होता। सोचिए, विज्ञान आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ किताबों में लिखा कोई सब्जेक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सफर है, खोज का सफर, जो शुरू होता है हैरानी से, जिज्ञासा से। ये एक तरह का इन्विटेशन है अपने चारों ओर की दुनिया को करीब से जानने का। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारी अपनी आकाशगंगा में तारे ज्यादा हैं, या फिर दुनिया के सारे समुद्र तटों पर रेत के दाने? है ना कमाल का सवाल। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हम इसमें कहाँ हैं। जवाब जो भी हो, असली बात तो ये है कि ऐसे सवाल पूछना ही खोज का पहला कदम होता है। ये जो बड़ी बड़ी खोजें होती है ना, ब्रह्मांड के गहरे राज, इन सब की शुरुआत एक बहुत ही छोटी, बहुत ही सिंपल सी चीज से होती है, जिज्ञासा। वो एक छोटा सा सवाल जो मन में आता है, अरे ये ऐसा क्यों होता है? बस सारा विज्ञान इसी क्यों का जवाब ढूंढने की एक खूबसूरत कोशिश है। तो चलिए इसी सवालों की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये एक ऐसा सफर है जहां जवाबों से ज्यादा जरूरी सवाल हैं, और हर सवाल एक नए एडवेंचर का दरवाजा खोलता है। और मजे की बात यह है कि ये सवाल कोई बहुत मुश्किल या दूर की चीज नहीं होते। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपे हैं। कभी सोचा है कि भटूरे का आटा फूल क्यों जाता है, या फिर अलग अलग पेड़ों की पत्तियों का शेप अलग क्यों होता है? गेंद को ऊपर फेंको तो वो हमेशा नीचे ही क्यों आती है, या फिर ब्रेक लगाने पर गाड़ी एकदम से रुक कैसे जाती है? ये सारे के सारे सवाल ये हमारी रसोई से लेकर हमारे खेल के मैदान तक फैले हुए हैं, और इन्हीं छोटे छोटे सवालों से बड़ी बड़ी खोजें शुरू होती हैं। ठीक है, तो सवाल पूछने की हिम्मत तो आ गई, लेकिन किसी भी सफर पर निकलने के लिए सही औजारों की जरूरत तो पड़ती है ना? तो चलिए अब समझते हैं कि इस खोज के लिए हमारे टूल्स यानी औजार क्या हैं। देखिए, ये जो तस्वीर है ना, ये बहुत कुछ कहती है। असल में ये विज्ञान के दो सबसे जरूरी हिस्सों को एक साथ दिखाती है। एक खोजकर्ता के लिए इन दोनों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसे हम एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर, एक रूपक से समझ सकते हैं, जड़ें और पतंग। सोचिए, जड़ें क्या करती हैं? वो हमें जमीन से, हकीकत से जुड़े रखती हैं। विज्ञान में ये जड़ें हैं हमारे ऑब्जर्वेशंस, हमारे सबूत, वो फैक्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, एकदम ठोस आधार। और पतंग है हमारी कल्पना, हमारी जिज्ञासा, हमारे आइडियाज की ऊंची उड़ान। वो हमें आज़ादी देती है ये सोचने की कि क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। तो मतलब साफ है, असली खोज तभी होती है जब इन दोनों में एक बैलेंस हो, जब हम ऑब्जर्वेशन की ठोस जमीन पर पैर जमाए रखें और साथ ही अपनी सोच की पतंग को आज़ादी से उड़ने भी दें। यही है सीक्रेट। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जड़ें और पतंग वाली सोच हमें कहां कहां ले जा सकती है। तैयार हो जाइए विज्ञान की एक शानदार दुनिया की झलक देखने के लिए। और ये सफर शुरू होता है एक ऐसी दुनिया से जो हमें दिखाई भी नहीं देती, एक छिपी हुई दुनिया जो भरी हुई है नन्ही नन्ही जिंदगियों से। हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स की, सूक्ष्म जीवों की। ये हमारे शरीर के अंदर भी हैं, कुछ अच्छे वाले जो खाना पचाने में मदद करते हैं, और कुछ बुरे वाले जो हमें बीमार कर सकते हैं। तो इस बेहद छोटी दुनिया से अब हम चलते हैं एक बहुत बड़े पैमाने की तरफ।
अब बात करते हैं उन अनदेखी ताकतों की, उन शक्तियों की जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती हैं। यही वो शक्तियां हैं जो हर चीज को कंट्रोल करती हैं। जैसे प्रेशर यानी दबाव में थोड़ा सा भी फर्क एक तूफान की शक्ल ले सकता है। हवा के दबाव में एक छोटा सा बदलाव हल्की सी हवा चला सकता है, लेकिन अगर ये फर्क बहुत ज्यादा हो जाए तो वो एक भयानक चक्रवात की ताकत भी बन सकता है। और कमाल की बात यह है कि इन्हीं सिद्धांतों, इन्हीं ताकतों को हम काबू करके अपनी रोज की जिंदगी को आसान बनाते हैं। सोचिए, बिजली से चलने वाला हीटर हमें गर्मी देता है और वही बिजली का चुंबकीय असर हमारी मोटरें और मशीनें चलाता है। तो देखा, नन्ही सी दुनिया से लेकर उन बड़ी बड़ी ताकतों तक जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, विज्ञान का कैनवस कितना कितना विशाल है। अच्छा, अब इस सफर के आखिरी हिस्से में चलिए वापस अपने घर लौटते हैं, हमारी पृथ्वी पर, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा ये घर इतना अनोखा, इतना खास क्यों है। यहाँ हमारी पृथ्वी पर हर एक जीव, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या एक विशाल पेड़, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही नाजुक सिस्टम का हिस्सा हैं, और यही जुड़ाव हमारे प्लैनेट पर जिंदगी को मुमकिन बनाता है। तो सवाल ये है कि पृथ्वी इतनी स्पेशल क्यों है? वेल, कुछ बातें हैं। पहली, ये सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर है, मतलब इतनी दूरी कि यहां पानी लिक्विड रह सकता है, ना बर्फ बनता है ना भाप। दूसरी, इसका वायुमंडल, जिसमें हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। और तीसरी, यही वायुमंडल एक शील्ड की तरह, एक कवच की तरह हमें खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। और जब हम ये सब समझते हैं कि हमारा घर, हमारी पृथ्वी कितनी परफेक्ट है, कितनी अनोखी है, तो साथ ही एक बहुत गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। ये समझने की जिम्मेदारी कि हमारी वजह से इसका बैलेंस बिगड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो अब जब ये औजार हमारे पास हैं, मतलब सच पर टिकी हुई जड़ें और कल्पना की उड़ान भरती पतंग, तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर क्या खोजेंगे? आगे का सफर हमें कहाँ ले जाएगा? कौन से नए रहस्य हमारे इंतजार कर रहे हैं? कभी ये सवाल मन में आता है कि हम सब आखिर किस चीज से बने हैं? हमारे आसपास जो भी जीवित है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जानवर, उनकी बुनियाद क्या है? तो चलिए आज हम जीवन के उन्हीं सबसे छोटे और सबसे जरूरी हिस्सों की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। सोचिए, एक चम्मच तालाब का पानी देखने में तो बस पानी ही लगेगा, है ना? लेकिन असल में वो एक पूरी दुनिया है, जीवन से खचाखच भरी हुई। उसमें ऐसे ऐसे जीव हैं जो रेत के एक कण से भी छोटे हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी आंखों से तो छिपी है, पर है हर जगह, हमारी हर सांस में, हमारे साथ। अब एक पल के लिए सोचकर देखिए कि अगर इन अदृश्य प्राणियों को देखने की शक्ति मिल जाए तो क्या दिखेगा? और वो कौन सी एक खोज थी जिसने हमेशा के लिए इंसानियत के लिए इस छिपे हुए संसार का दरवाजा खोल दिया? तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस लम्हे को ढूंढते हैं जब इंसान ने पहली बार इस अनदेखी दुनिया को देखा। सदियों तक हमारी दुनिया की हद बस वहीं तक थी जहां तक हमारी आंखें देख सकती थीं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पैरों के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया मौजूद हो सकती है जो हमारी नजर से बिल्कुल परे है। और फिर आविष्कार हुआ सूक्ष्मदर्शिका, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये तो एक खिड़की थी। एक ऐसी खिड़की जिसने जीवन के एक ऐसे बागीचे को हमारे सामने ला दिया जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। तो ये सब शुरू हुआ रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक से। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा लिया और उसे अपने बनाए माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया, और जो उन्होंने देखा वो देखकर हैरान रह गए। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे बिल्कुल खाली कमरे दिखे। उन्होंने इन्हें नाम दिया सेल्स, जिसका मतलब होता है छोटी कोठरियां, और बस यहीं से एक क्रांति की शुरुआत हो गई। तो अब जब हमारे पास जीवन की इस किताब को पढ़ने के लिए वो जादुई लेंस आ चुका है, तो चलिए इसका पहला पन्ना पलटते हैं। और इन कोशिकाओं को देखना बहुत ही आसान है। बस एक प्याज की पतली सी झिल्ली लीजिए, उसे सैफरनिन नाम के एक खास रंग से रंगा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये रंग कोशिकाओं से चिपक जाता है और उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे चमका देता है, और फिर जीवन की वो मूल संरचना साफ साफ नजर आने लगती। माइक्रोस्कोप के नीचे प्याज की कोशिकाएं बिल्कुल वैसी दिखती हैं जैसे दीवार में एक के बाद एक ईंटें लगी हों, एक दूसरे से सटी हुई।
और ये नज़ारा हमें एक बहुत ज़रूरी बात बताता है कि जैसे ईंटें मिलकर एक पूरी इमारत को मजबूती और आकार देती है ना, ठीक वैसे ही ये कोशिकाएं मिलकर किसी भी जीव का ढांचा तैयार करती हैं। मतलब चाहे एक विशाल बरगद का पेड़ हो या एक नन्हा सा चूहा, हर जीवित चीज एक ही मूल नक्शे से बनी है, और वो है कोशिका। ये कुदरत का सबसे बुनियादी और शायद सबसे खूबसूरत नियम है। लेकिन एक सवाल है, क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं या जीवन की इन बुनियादी ईंटों के भी अलग-अलग रंगरूप होते हैं? चलिए पता करते हैं। अब जरा हमारे गाल के अंदर की कोशिकाओं के बारे में सोचते हैं। प्याज की कोशिकाओं की तरह इनका कोई एक तय आकार नहीं होता। ये ज्यादा गोल और कह सकते हैं अनियमित होती हैं। ये दीवार की ईंटों की तरह नहीं, बल्कि एक गुच्छे की तरह एक साथ रहती हैं। तो पौधों की कोशिकाओं और जानवरों की कोशिकाओं में फर्क क्या है? देखिए, पौधों की कोशिकाओं के बाहर एक सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है, एक मजबूत बक्से की तरह जो उन्हें आकार और सहारा देती है। उनके पास एक बड़ी सी राजधानी भी होती है जो पानी के गुब्बारे की तरह उन्हें सीधा रखती है। और हाँ, उनमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो छोटे छोटे सोलर पैनल की तरह सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते हैं। मजेदार बात यह है कि ये तीनों ही चीजें हम जानवरों की कोशिकाओं में नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि ये कोशिकाएं इतनी अलग अलग दिखती क्यों हैं? जवाब बहुत सीधा है, ये सब उनके काम पर निर्भर करता है। जी हां, एक कोशिका का आकार और उसकी बनावट सीधे सीधे उसके काम से जुड़ी होती है। जैसे कि हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं, वो रबर बैंड की तरह पतली और लचीली होती हैं ताकि वो सिकुड़ सकें और हमें हरकत करने में मदद करें। वहीं दूसरी तरफ हमारी तंत्रिका कोशिकाएं, वो बिजली के तारों की तरह लंबी और फैली हुई होती हैं। क्यों? ताकि वो दिमाग से शरीर के हर हिस्से तक तेजी से सिग्नल पहुंचा सकें। और अगर हम आकार की ही बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। एक शुतुरमुर्ग के अंडे की जर्दी, हाँ वही पीला वाला हिस्सा, वो असल में दुनिया की सबसे बड़ी अकेली कोशिका है ना कमाल की बात? ये सच में कुदरत के सबसे हैरान कर देने वाले कारनामों में से एक है। तो ये तो समझ आ गया कि कोशिकाएं अलग अलग तरह की होती हैं, पर ये नन्ही नन्ही ईंटें मिलकर एक पूरी इमारत, मतलब एक पूरा जीव कैसे बनाती हैं? चलिए जीवन के इस संगठन के राज को भी समझते हैं। तो हर कहानी की शुरुआत होती है कोशिका से। यह है जीवन की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई, लेवल 1। समझ लीजिए एक घर में लगी अकेली ईंट। अब लेवल 2, जब एक जैसी बहुत सारी कोशिकाएं एक खास काम करने के लिए एक साथ आती हैं तो वो बनाती हैं ऊतक यानी टिश्यूज। जैसे हजारों मांसपेशी कोशिकाएं मिलकर मांसपेशी ऊतक बनाती हैं जो हमें चलने फिरने में मदद करता है। फिर आता है लेवल 3, जब अलग अलग तरह के ऊतक एक साथ जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं एक अंग यानी ऑर्गन। मिसाल के तौर पर हमारा पेट, ये एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह है। इसमें मांसपेशी ऊतक खाने को घुमाने का काम करते हैं और दूसरे ऊतक उसे पचाने वाले एसिड बनाते हैं। और फिर लेवल 4, जब कई सारे अंग एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं तो वो बनाते हैं एक अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम, बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह। जैसे हमारा पाचन तंत्र है, उसमें मुंह, पेट और आंतें, ये सब मिलकर खाने को एनर्जी में बदलने का काम करते हैं। और आखिर में लेवल 5, ये सभी अंग तंत्र मिलकर एक पूरे जीव का यानी एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ये एक शहर की तरह है जहां हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम ठीक से करता है ताकि पूरा शहर जिंदा और चलता फिरता रहे। तो आज हमने क्या क्या समझा? पहली बात, हर जीवित चीज कोशिकाओं से बनी है। दूसरी, माइक्रोस्कोप ने हमें इस छिपी हुई दुनिया से मिलवाया। तीसरी, कोशिकाएं ही जीवन की बुनियादी ईंटें हैं। चौथी, इन कोशिकाओं का आकार और बनावट उनके काम पर निर्भर करता है। और आखिरी बात, यही कोशिकाएं मिलकर ऊतक, अंग और अंत में एक पूरा जीव बनाती हैं। तो अगली बार जब कोई किसी फूल को देखे या किसी जानवर को छुए तो उस अविश्वसनीय जटिलता के बारे में जरूर सोचिएगा जो उसकी हर एक कोशिका में छिपी है। अगर एक अकेली कोशिका में पूरे जीव का ब्लूप्रिंट हो सकता है तो ये हमारी दुनिया के सबसे छोटे हिस्सों में छिपी जटिलता के बारे में क्या कहता है? ये हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास की दुनिया में खोजने और समझने के लिए हमेशा कुछ नया मौजूद है। नमस्कार। भारत में ना अब हेल्थ को देखने का नजरिया काफी बदल रहा है। मतलब अब सिर्फ बीमारियों से बचना ही सेहतमंद होना नहीं कहलाता। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि आजकल हेल्दी रहने का असली मतलब क्या है।
चलिए शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक भारत की सोचिए 11.4% आबादी डायबिटीज का शिकार है। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और देखिए, सिर्फ WHO ही नहीं, ICMR की रिपोर्ट भी यही कहती है। उनके हिसाब से भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। ये आंकड़े वाकई में हमें रुककर सोचने पे मजबूर कर देते हैं। पर कहानी सिर्फ डायबिटीज पर खत्म नहीं होती। लगभग 28.6% भारतीय मोटापे यानी ओबेसिटी से परेशान हैं। ये सारे नंबर्स मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम एक बिल्कुल नए तरह के हेल्थ क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे कि भारत के सामने नया हेल्थ चैलेंज क्या है। फिर बात करेंगे कि हेल्थ का असली मतलब क्या होता है। उसके बाद जानेंगे हमारी सेहत के दुश्मनों के बारे में, एक हेल्दी लाइफ का मंत्र क्या है, और आखिर में इन्फेक्शियस बीमारियों से कैसे बचा जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के नए हेल्थ चैलेंज की। एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां, मतलब डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब पुरानी संक्रामक बीमारियों से कहीं ज्यादा आम हो गई हैं। कभी सोचा है कि आज हमें स्मॉल पॉक्स या पोलियो के केस क्यों नहीं सुनाई देते, लेकिन डायबिटीज और हार्ट डिजीज की बातें हर घर में होती हैं? बस इसी बदलाव को समझना आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है। तो अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर कि आखिर हेल्थ का असली मतलब है क्या, क्योंकि इन नई चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें हेल्थ की पुरानी परिभाषा से आगे बढ़कर सोचना होगा। तो सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि क्या कोई बीमारी न होना ही अच्छी सेहत की निशानी है, या फिर इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी या कमजोरी का ना होना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली, मतलब हर तरह से पूरी तरह ठीक हो। इसका मतलब ये हुआ कि असली हेल्थ के 3 पिलर्स हैं, हमारी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, और इन तीनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी पिलर कमजोर पड़ता है तो उसका असर हमारी ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक स्टूडेंट की कहानी है जो अकेलेपन और बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से फिजिकली बीमार पड़ने लगा। ये केस साफ साफ दिखाता है कि हमारी मेंटल और सोशल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। चलिए अब बात करते हैं हमारी सेहत के दुश्मनों की। ये है हमारा तीसरा सेक्शन। यहाँ हम समझेंगे कि आज के समय में हम मुख्य रूप से किन 2 तरह की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। तो देखिए, बीमारियों को हम मोटे तौर पे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब असंचरणीय रोग। ये वो बीमारियां हैं जो एक इंसान से दूसरे में नहीं फैलती, जैसे डायबिटीज, कैंसर या दिल की बीमारियां। ये ज्यादातर हमारे लाइफस्टाइल, खानपान और माहौल से जुड़ी होती हैं। और दूसरी तरफ है कम्युनिकेबल डिजीज, यानी संचरणीय रोग। ये बैक्टीरिया या वायरस जैसे जर्म्स से होती हैं और एक से दूसरे इंसान में फैल सकती हैं, जैसे कि फ्लू, टाइफॉइड या हाल ही में हमने देखा कोविड-19। और चिंता की बात यह है कि आजकल ये नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और इसकी वजह क्या है? वही सब जो हम अपने आसपास देख रहे हैं। बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाना, घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहना, एक्सरसाइज की कमी, एयर पोल्यूशन जैसी दिक्कतें और बढ़ता हुआ स्ट्रेस और एंग्जाइटी। ये सब कहीं ना कहीं हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का ही नतीजा है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? तो अब आते हैं हम अपने चौथे और सबसे जरूरी सेक्शन पर, एक हेल्दी लाइफ का मूल मंत्र। एक अच्छी और हेल्दी लाइफ के लिए बस इन 5 बातों का ध्यान रखना है। पहला, बैलेंस्ड डाइट लें। दूसरा, फिजिकली एक्टिव रहें। तीसरा, नींद पूरी करें। चौथा, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। और 5वां, तंबाकू, शराब जैसी नुकसानदायक चीजों से दूर रहें। देखिए, पौष्टिक खाना और रोजाना कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो बाहर खेलना हो या वॉक करना, यही एक हेल्दी लाइफ की सबसे मजबूत नींव है। और हाँ, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। योग जैसी प्रैक्टिस से स्ट्रेस को मैनेज करना और अपने शरीर और मन दोनों को पूरा आराम देना, ये हमें सही मायनों में हेल्दी बनाता है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, इन्फेक्शियस डिजीज यानी संक्रामक रोगों से बचाव। क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों के साथ साथ हमें इन फैलने वाली बीमारियों से भी खुद को बचाना है। अच्छी बात यह है
जबकि इनसे बचने के तरीके काफ़ी आसान हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ ठीक से हाथ धोने से ही इन्फेक्शन का खतरा 50% तक कम हो सकता है? इसके अलावा पर्सनल और अपने आसपास की साफ सफाई, साफ पानी पीना, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना, और हाँ, सबसे ज़रूरी, टाइम पर वैक्सीनेशन करवाना। इस टेबल में कुछ कॉमन बीमारियों के उदाहरण हैं, जैसे कॉमन कोल्ड या फ्लू हवा से फैलता है, तो हाथ धोना और मास्क पहनना इससे बचाता है। टाइफाइड गंदे खाने पीने से होता है, तो इससे बचने के लिए अच्छे से पका हुआ खाना और साफ पानी पीना ज़रूरी है। और डेंगू, जो मच्छर के काटने से फैलता है, उससे बचने के लिए मच्छरों से बचाव करना सबसे ज़रूरी है। तो जैसा कि कहा जाता है, स्वास्थ्य एक अमूल्य निधि है। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये वाकई में एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमारी हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। ये उन छोटे छोटे लेकिन लगातार लिए गए फैसलों से बनती है जो हम रोज अपनी लाइफ में लेते हैं। हम क्या खाते हैं, हम कितने एक्टिव रहते हैं, और हम अपने माहौल का कितना ध्यान रखते हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। आज हम सब क्लाइमेट चेंज के असर को देख रहे हैं, तो क्या ये हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन भविष्य में कुछ बिल्कुल नई तरह की बीमारियों को जन्म दे? इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। कभी सोचा है कि बिजली सिर्फ बल्ब चलाने के ही काम नहीं आती? नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है। यह हमारी दुनिया को ऐसे तरीकों से चलाती है जो हमें दिखाई भी नहीं देते। भारी भरकम चीजें उठाने से लेकर हमारे किचन में खाना पकाने तक। तो चलिए आज बिजली की इन्हीं छिपी हुई ताकतों के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक स्कूल साइंस फेयर से। सोचिए, वहां का माहौल, हर तरफ चहल पहल है और स्टूडेंट्स अपने अपने प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं। और इसी भीड़ में है दो दोस्त, मोहिनी और आकर्ष। उन्हें अभी पता नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो उनके होश उड़ा देगा। तभी उनकी नज़र एक प्रोजेक्ट पर पड़ती है। ये एक छोटी सी क्रेन है जिसे उनकी एक सीनियर सुमेना ने बनाया है। लेकिन अजीब बात यह है कि इसमें कोई हुक नहीं है, बस एक कील है जिस पर तार लिपटा हुआ है और वह एक बैटरी से जुड़ी है। और फिर जैसे ही सुमेना स्विच ऑन करती हैं, वो कील जादू की तरह लोहे की पेपर क्लिप्स को उठा लेती है, बिल्कुल एक असली चुम्बक की तरह। अब मोहिनी और आकर्ष तो हैरान परेशान। उन्होंने तो पढ़ा था कि लोहा चुंबक से चिपकता है, पर सुमेना के प्रोजेक्ट में तो कोई चुंबक था ही नहीं। तो सवाल यही था कि आखिर एक मामूली सी कील और तार बिना किसी असली चुंबक के धातु को कैसे उठा सकते हैं? ये कैसे हो रहा था? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें साइंस फेयर से थोड़ा पीछे इतिहास में चलना होगा। एक ऐसी जगह जहां एक अचानक हुई खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसका जवाब हमें मिलता है साल 1820 में हुई एक खोज से। एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। वो अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी। ओस्टेड ने नोटिस किया कि जब भी वो एक तार में से बिजली दौड़ाते थे तो पास में रखा एक कंपास, उसकी सुई हिलने लगती थी, और जैसे ही बिजली बंद, सुई वापस अपनी जगह पर। ये तो बड़ी अजीब बात थी। भला एक बिजली के तार का कंपास की सुई से क्या लेना देना? और बस यहीं पर वो कमाल की खोज हुई जिसने सचमुच हमारी दुनिया को बदल दिया। पता ये चला कि जब भी किसी तार से बिजली गुजरती है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेती है। इसी को कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब बिजली और चुंबक ये दो अलग अलग ताकतें नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, तो अब इस जबरदस्त प्रिंसिपल को लेकर वापस चलते हैं उस साइंस फेयर में और सुमेना की उस क्रेन के रहस्य को सुलझाते हैं। इस कमाल के इफेक्ट का इस्तेमाल करके हम ऐसे मैग्नेट बना सकते हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से जब चाहे ऑन, जब चाहे ऑफ कर सकते हैं, और इन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक। और पता है इसे बनाना कितना आसान है? बस एक लोहे की कील लीजिए, उस पर एक इंसुलेटेड तार को अच्छे से लपेट दीजिए, फिर तार के दोनों सिलों को एक बैटरी से जोड़ दीजिए और हो गया। अब ये कील एक टेम्पररी मैग्नेट बन गई है। तो सुमेना की क्रेन में जो जादू हो रहा था वो यही था। जैसे ही बैटरी से करंट बहना शुरू होता है, कील एक मैग्नेट बन जाती है और पेपर क्लिप्स को उठा लेती है, और जैसे ही करंट बंद, उसका मैग्नेटिज्म भी खत्म और क्लिप्स नीचे गिर जाती हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर इस टेम्पररी मैग्नेट को और ज्यादा पावरफुल बनाना हो तो क्या करना होगा? देखिए,
इसकी ताकत बढ़ाने के दो सीधे सीधे तरीके हैं। या तो कील पर तार के ज्यादा चक्कर लपेट दो या फिर ज्यादा पावरफुल बैटरी लगाकर करंट बढ़ा दो। दोनों ही तरीकों से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये तो हुई मैग्नेटिक इफेक्ट की बात। अब बिजली के एक और छिपे हुए असर पर आते हैं। जैसे बिजली मैग्नेटिक फोर्स पैदा करती है ना, वैसे ही वो गर्मी भी पैदा कर सकती है। और ये भी एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी में हर जगह है। जैसा कि हमारी कहानी में एक किरदार सोचता भी है कि भाई, ये सब करते हुए क्या किसी ने नोटिस किया कि तार गर्म हो रहे थे? और ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। होता यह है कि जब बिजली किसी तार से गुजरती है तो उसे एक रुकावट का सामना करना पड़ता है। इसे रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। और इसी फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। इसी को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। हाँ, पर सारे तार एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कॉपर का तार है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो करंट आराम से बह जाता है और वो ज्यादा गर्म नहीं होता। इसीलिए तो घरों की वायरिंग में कॉपर यूज होता है। वहीं दूसरी तरफ नाइक्रोम जैसे तार हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो करंट को बहने में जोर लगाना पड़ता है और नतीजा वो तार बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को कैसे पावर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, अरे ये तो हर जगह है। कबाड़ खानों में वो जो विशाल क्रेनें होती है ना, जो गाड़ियां उठा लेती हैं, उनमें, हमारे घरों में पंखे, ब्लेंडर चलाने वाली मोटर्स में, यहां तक कि लाउडस्पीकर और डोरबेल्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होते हैं। और बिजली का ये हीटिंग इफेक्ट, ये भी उतना ही जरूरी है। इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर, पानी गर्म करने वाली केतली, प्रेस, हेयर ड्रायर, ये सारी चीजें हाई रेजिस्टेंस वाले तारों का ही तो इस्तेमाल करती हैं गर्मी पैदा करने के लिए। हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाती है इनसे। तो सोचिए, टनों भारी स्टील उठाने से लेकर एक ब्रेड को टोस्ट करने तक बिजली की ये जो अदृश्य ताकतें हैं, ये हमारे चारों तरफ लगातार काम कर रही हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि बिजली से हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पहलू तो अभी बाकी है। एक ऐसा कनेक्शन जो सिर्फ चीजों को चलाता नहीं, बल्कि हमारी पूरी सिविलाइजेशन को एनर्जी देता है। और सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि ये रिश्ता टू वे है। हमने देखा कि बिजली से मैग्नेटिज्म बनता है, पर इसका उल्टा भी सच है। एक घूमता हुआ मैग्नेट बिजली पैदा कर सकता है। और ये सिर्फ एक और फैक्ट नहीं है, यही वो प्रिंसिपल है जिस पर दुनिया के सारे पावर प्लांट्स और जनरेटर्स काम करते हैं। यही वो चीज है जो हमारी पूरी दुनिया को रोशन करती है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, अगर ये दो ताकतें, बिजली और चुंबक, एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हैं, तो हमारे आसपास की दुनिया को और कौन-कौन से ऐसे ही अदृश्य कनेक्शंस चला रहे होंगे? अच्छा, कभी सोचा है कि तेज हवा चल रही हो तो साइकिल चलाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? या फिर जब ढलान से नीचे आते हैं तो लगता है ना जैसे कोई चीज खींच रही हो? ये जो रोजमर्रा के अनुभव है ना, इनके पीछे विज्ञान के कुछ बहुत बड़े राज छिपे हैं। चलिए इस राज को सोनाली और रामगनी की कहानी से समझते हैं। गर्मियों की छुट्टियां थीं और दोनों ने सोचा क्यों ना साइकिल उठाकर अपने गांव के पास की सुंदर जगहों को देखा जाए। और पता है, उनकी ये छोटी सी साइकिल यात्रा ही हमें समझाएगी कि ये बल यानी फोर्स आखिर है क्या चीज। तो इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? हम देखेंगे कि ये धक्का या खिंचाव क्या होता है, ये बल असल में क्या क्या कर सकता है, और ये भी कि कुछ बल छूने से काम करते हैं तो कुछ बिना छुए ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है और शुरू होते ही उनके सामने आ जाती है पहली चुनौती। वो जैसे ही गांव से बाहर निकले, जोरों की हवा का एक झोंका आया। रामगनी परेशान होकर बोली, अरे ये हवा मुझे इतनी जोर से पीछे क्यों धकेल रही है? उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी दीवार उन्हें रोक रही हो। बस यही सवाल है हमारी आज की पड़ताल की असली शुरुआत। तो चलिए ये जो धक्का महसूस हुआ, इसे जरा विज्ञान की भाषा में समझते हैं। देखिए, दुनिया में किसी भी चीज को हिलाने के लिए, चाहे वो कोई छोटा सा बक्सा हो या फिर हवा के सामने खड़ी एक साइकिल, एक इंटरैक्शन यानी दो चीजों के बीच किसी तरह का असर होना बहुत जरूरी है। और विज्ञान में इसी असर को, इसी इंटरैक्शन को हम कहते हैं बल। बहुत ही सिंपल है, किसी भी चीज पर लगने वाला धक्का या खिंचाव, बस वही बल है। रामगनी को जो हवा का धक्का महसूस हो रहा था ना, वो असल में हवा का बल ही था। ठीक है, तो बल एक धक्का या खिंचाव है, लेकिन जब यह लगता है तो होता क्या है? चलिए इसके असर को देखते हैं।
सोचिए, एक बल्ब क्या क्या नहीं कर सकता। ये किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है या चलती हुई चीज को रोक सकता है। ये किसी की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है। इतना ही नहीं, ये किसी चीज के चलने की दिशा भी बदल सकता है। और हाँ, किसी चीज का आकार, उसकी शेप भी बदल सकता है। और इसके उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं। जब कोई फील्डर क्रिकेट की गेंद को रोकता है तो वो क्या लगा रहा है? बल। और जब हम एक रबर बैंड को खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है ना? ये भी बल के कारण ही है। मतलब ये धक्के और खिंचाव हर पल हर जगह काम कर रहे हैं। चलिए, अब वापस सोनाली और रामगनी की साइकिल यात्रा पर चलते हैं। जब वो एक पहाड़ी से नीचे उतर रही थी तो सोनाली बड़े एक्साइटमेंट में चिल्लाई, वाह, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें नीचे की तरफ खींच रहा है। ये एक अलग तरह का खिंचाव है ना? तो अब उन बलों की बात करते हैं जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं, जैसे कि सोनाली और रामगनी ने अपनी राइड पर महसूस किया। ऐसे बलों को हम कहते हैं संपर्क बल या कंटैक्ट फोर्स। नाम से ही साफ है ना? ये तभी काम करते हैं जब दो चीजें एक दूसरे के सीधे संपर्क में हो, यानी एक दूसरे को छू रही हो। उनकी साइकिल यात्रा में दो बहुत ही जरूरी संपर्क बल काम कर रहे थे। पहला पेशीय बल, मतलब उनके मसल्स की, उनके पैरों की ताकत जिससे वो पैडल मार रही थी। और दूसरा था घर्षण या फ्रिक्शन। ये वो बल था जो टायर और सड़क के बीच लग रहा था और उनकी साइकिल को धीमा करने की कोशिश कर रहा था, खासकर जब रास्ता ऊबड़-खाबड़ होता था। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, घर्षण का काम हमेशा गति का विरोध करना होता है। और यही कारण है कि ऊबड़-खाबड़ सड़क पर साइकिल चलाना ज्यादा मुश्किल था। जितनी ज्यादा खुरदुरी सतह, उतना ही ज्यादा घर्षण। लेकिन उन बलों का क्या जो बिना छुए ही काम कर जाते हैं? जैसे वो एक अजीब सा खिंचाव जो उन्हें पहाड़ी से नीचे उतरते हुए महसूस हो रहा था। अच्छा, ऐसे बलों को कहते हैं असंपर्क बल, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये वो जादुई बल हैं जो दूर से ही बिना किसी चीज को छुए अपना असर दिखा सकते हैं। तो अब फर्क साफ है ना? एक तरफ है संपर्क बल, जैसे पैरों की ताकत और घर्षण, जिन्हें काम करने के लिए टच करना जरूरी है। और दूसरी तरफ है असंपर्क बल, जैसे चुंबक की शक्ति या गुरुत्वाकर्षण, वही बल जिसने उन्हें पहाड़ी से नीचे खींचा। ये सब दूर से ही अपना काम कर जाते हैं। असंपर्क बल का सबसे मजेदार उदाहरण है चुंबकीय बल। जरा इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को देखिए। एक रिंग मैग्नेट को एक स्टिक पर रखो, फिर दूसरा मैग्नेट उसके ऊपर लाओ, पर ध्यान रहे दोनों के एक जैसे सिरे यानी पोल्स आमने सामने हों। हर देखिए, दूसरा चुंबक हवा में तैर रहा है। कमाल है ना? वो एक दूसरे को छू भी नहीं रहे, फिर भी एक अनदेखा बल उन्हें एक दूसरे से दूर धकेल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही एक और बल है स्थिर विद्युत बल। बचपन में किया है ना, जब प्लास्टिक के स्केल को बालों में रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो कैसे नाचने लगते हैं और चिपक जाते हैं। बस वो भी एक असंपर्क बल का ही कमाल है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब नियम सिर्फ सोनाली और रामगनी की साइकिल यात्रा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये तो हर जगह, हर चीज पर लागू होते हैं। तो आज की हमारी यात्रा के मुख्य पड़ाव क्या रहे? पहला, बल कुछ नहीं, बस एक धक्का या खिंचाव है। दूसरा, बल लगने के लिए हमेशा कम से कम दो चीजों के बीच इंटरैक्शन जरूरी है। तीसरा, बल दो तरह के हैं, संपर्क और असंपर्क। और सबसे बड़ी बात, साइकिल के पेडल से लेकर आसमान में ग्रहों के घूमने तक हर चीज को यही बल कंट्रोल करते हैं। और जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर कोई चीज एकदम शांत, स्थिर खड़ी है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उस पर कोई भी बल काम नहीं कर रहा है? जरा सोचिएगा, इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। कभी सोचा है कि एक जबरदस्त तूफान, स्कूल का भारी भरकम बस्ता और रसोई में सब्जी काटने वाला चाकू, इन सब में क्या एक जैसा हो सकता है? इन सभी के पीछे ना एक ही अदृश्य मगर बहुत शक्तिशाली नियम काम करता है। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं कुदरत की सबसे विनाशकारी ताकतों में से एक भयंकर चक्रवात। ये सिर्फ तेज हवा नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर सकती है। पर सवाल ये है कि ये शक्ति आती कहाँ से है? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर सच ये है कि इस विशाल तूफान को चलाने वाला सिद्धांत वही है जो हमारे स्कूल के बस्ते का बोझ तय करता है या फिर रसोई के चाकू की धार को तेज बनाता है। ये तीनों चीजें एक ही साइंस के नियम से जुड़ी हैं। तो
ये कौन सी अकेली अदृश्य शक्ति है जो इतने अलग-अलग पैमानों पर काम करती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी बहुत ही आम चीजों से, जैसे एक बैकपैक और एक कील। चलिए देखते हैं कि इनमें दाब यानी कि प्रेशर कैसे काम करता है। ये है मेघा और पवन। दोनों के बस्तों का वजन एकदम बराबर है। फिर भी पवन के कंधों में दर्द हो रहा है, पर मेघा को कोई तकलीफ नहीं। भाई ऐसा क्यों? इसका जवाब ना बड़ा दिलचस्प है और वो छिपा है बस्ते की पट्टियों में। पवन के बैक की पट्टियां पतली हैं, तो सारा वजन एक छोटी सी जगह पर आकर टिक गया है। वहीं दूसरी तरफ मेघा की चौड़ी पट्टियां उसी वजन को ज्यादा बड़े एरिया में फैला देती हैं, जिससे कंधों को आराम मिलता है। और बस यहीं पर हमारी उस अदृश्य शक्ति को एक नाम मिल जाता है, दाब यानी प्रेशर। आसान भाषा में कहें तो किसी खास एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, बस वही प्रेशर है। और ये छोटा सा फॉर्मूला सब कुछ साफ कर देता है। दाब बराबर है बल बटा क्षेत्रफल। मतलब एरिया जितना कम होगा उतना ही वजन या उतना ही फोर्स कहीं ज्यादा प्रेशर डालेगा। और ये चीज हमें चाकू के काम करने के तरीके में साफ साफ दिखती है। तेज धार का एरिया बहुत ही कम होता है ना? इसलिए जरा सा फोर्स भी बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है और सेब फट से कट जाता है। वहीं मोटी धार फोर्स को फैला देती है, प्रेशर कम हो जाता है और कोई असर नहीं होता। अच्छा, ये तो हुई ठोस चीजों की बात, पर क्या लिक्विड्स मतलब पानी जैसी चीजों पर भी यही नियम काम करता है? आइए देखते हैं। हम सब ने अपने घरों के आसपास पानी की टंकियां देखी हैं। कभी सोचा है कि वो हमेशा इतनी ऊंचाई पर ही क्यों लगी होती हैं? इसका जवाब भी प्रेशर ही है। देखिए, लिक्विड्स का एक बड़ा सीधा सा नियम है। पानी का कॉलम जितना ऊंचा होगा उसके नीचे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। मतलब जितनी ज्यादा गहराई उतना ज्यादा वजन और उतना ही ज्यादा प्रेशर। और इसी वजह से टंकियों को ऊंचा रखने से हमारे नलों में पानी का प्रेशर तेज आता है। और यही वजह है कि बड़े बड़े डैम की दीवारें नीचे से बहुत ज्यादा चौड़ी बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नीचे की गहराई में पानी के जबरदस्त प्रेशर को झेलना होता है। अब तैयार हो जाइए प्रेशर के सबसे चौंकाने वाले रूप को देखने के लिए। हम बात करने वाले हैं वायुमंडल की, यानी हमारे ऊपर मौजूद हवा के महासागर की। हम हर पल जिस हवा से घिरे हैं, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, वो वजन रहित नहीं है। इसका अपना वजन है और ये वजन हम पर लगातार एक फोर्स डालता है। तो सवाल ये है कि ये वजन है कितना? सुनकर शायद यकीन ना हो, पर सिर्फ एक छोटी सी जगह पर, मान लीजिए 15 बाय 15 सेंटीमीटर के एरिया पर हमारे ऊपर हवा का वजन लगभग 225 किलो के बराबर होता है। सोचिए जरा, ये तो बहुत ज्यादा वजन है। तो फिर हम इसके नीचे दब क्यों नहीं जाते? बिल्कुल सही सवाल है। इसका जवाब है बैलेंस। देखिए, जितना जबरदस्त प्रेशर हवा बाहर से हम पर डालती है, उतना ही प्रेशर हमारा शरीर अंदर से बाहर की तरफ डालता है। हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी कोशिकाओं के अंदर का प्रेशर, ये सब मिलकर उस बाहरी फोर्स को एकदम बराबर कर देते हैं और हमें कुछ महसूस ही नहीं होता। और अब हम आ गए हैं अपनी कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प मोड़ पर। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे जोड़कर हम अपने पहले सवाल का जवाब देंगे कि वो भयंकर तूफान और चक्रवात आखिर बनते कैसे हैं। देखिए, कुदरत को ना इम्बैलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करती है और हवा के साथ भी ठीक यही होता है। हवा हमेशा हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह की तरफ भागती है। इसे समझना बहुत आसान है। सोचिए, जब एक भरे हुए गुब्बारे को छोड़ते हैं तो क्या होता है? हवा तेजी से बाहर निकलती है ना? या फिर जब टायर पंक्चर होता है, हवा बाहर भागती है। दोनों ही मामलों में अंदर का हाई प्रेशर बाहर के लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। और जब यही चीज हमारे वायुमंडल में एक बहुत ही बड़े विशाल पैमाने पर होती है, जब हवा हजारों किलोमीटर दूर से हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ तूफानी रफ्तार से भागती है, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो चाहे वो हल्की हल्की हवा का झोंका हो या फिर एक सब कुछ तबाह कर देने वाला चक्रवात, इन सब के पीछे का राज बस एक ही है, हवा का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहना। तो अगली बार जब तेज हवा चले या कोई कील ठोकते हुए दिखे या पानी की टंकी पर नजर पड़े, तो उस अदृश्य शक्ति के बारे में जरूर सोचिएगा जो हर जगह हर पल काम कर रही है।
अब सवाल ये है कि ये सब जानने के बाद हमारे चारों ओर की दुनिया में ये प्रेशर और कहाँ-कहाँ अपना खेल दिखा रहा है। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया, मतलब हवा से लेकर हमारे खाने तक, असल में बनी किस चीज से है? चलिए आज इसी बड़े सवाल की तह तक चलते हैं। पता है, अपने चारों तरफ जो भी कुछ है, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, जो हवा हम सांस में ले रहे हैं, वो सब साइंटिफिकली पदार्थ या मैटर कहलाता है। और ये सब बना है बहुत ही ज्यादा, मतलब अविश्वसनीय रूप से छोटे छोटे कणों से। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें सिर्फ एक ही तरह के पदार्थ से नहीं बनी होती। वो असल में अलग अलग चीजों का एक घालमेल होती हैं, एक मिक्सचर। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं इन मिश्रणों की दुनिया में, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? हमारे किचन में मौजूद खाने पीने की चीजें। अच्छा, मिश्रण को ना एक सलाद की कटोरी की तरह सोचिए। आपने सारी चीजें एक साथ डाल तो दी, लेकिन टमाटर अब भी टमाटर ही है और खीरा अब भी खीरा। वो बस एक साथ रखे हैं, उन्होंने मिलकर केमिकली कुछ नया नहीं बना लिया है। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मिश्रण भी ना दो तरह के होते हैं। एक होता है हेट्रोजीनियस या विषमरूपी, जिसमें आप सारे अलग अलग हिस्सों को साफ साफ देख सकते हैं, जैसे इस सलाद में। और दूसरा है होमोजीनियस या समरूपी, जहां सब कुछ एकदम परफेक्टली घुल मिल जाता है, जैसे जब हम पानी में चीनी घोलते हैं। विषमरूपी मिश्रण का एक और बहुत बढ़िया उदाहरण है पोहा। और समरूपी के लिए हवा के बारे में सोचिए। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ना जाने कितनी गैसों का एक परफेक्ट मिक्सचर है। लेकिन क्या हम उन अलग अलग गैसों को देख पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सलाद एक मिश्रण है, पर उन अलग अलग चीजों का क्या? जैसे कि वो टमाटर या वो नमक, वे अपने आप में क्या हैं? बस यही सवाल हमें प्योर सब्सटेंसेस यानी शुद्ध पदार्थों की दुनिया में ले जाता है। अब देखिए, यहां एक जरूरी बात समझनी होगी। जब कोई साइंटिस्ट शुद्ध या प्योर कहता है, तो उसका मतलब खाने के पैकेट पर लिखे प्योर से एकदम अलग होता है। साइंस में शुद्ध का मतलब है कोई ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के कण से बनी हो। तो पानी के बारे में क्या ख्याल है? वो तो काफी शुद्ध लगता है ना? लेकिन क्या वो सच में है? क्या उसे और भी सिंपल चीजों में तोड़ा जा सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो अब तैयार हो जाइए हमारी इस छोटी सी पड़ताल के सबसे रोमांचक हिस्से के लिए। हम एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट से पानी के अंदर छिपे राज से पर्दा उठाने वाले हैं। इस कमाल के प्रयोग में, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, हम पानी के अंदर से बस थोड़ी सी बिजली गुजारते हैं और देखिए, तुरंत गैस के बुलबुले बनने लगते हैं। पर यहां एक अजीब बात नोटिस करने वाली है। एक टेस्ट ट्यूब में हमेशा दूसरी वाली से 2 गुनी गैस जमा होती है। ऐसा क्यों? ये तो यकीन करने लायक ही नहीं है ना? पानी, जिसे हम हमेशा से बस एक चीज मानते आए थे, वो असल में 2 अलग अलग गैसों से मिलकर बना है। पर सवाल ये है कि ये गैसें हैं कौन सी? इसका पता लगाने का तरीका तो और भी मजेदार और आसान है। जब हम एक टेस्ट ट्यूब के पास जलती हुई तीली ले जाते हैं, तो पॉप की एक आवाज आती है। बिंगो, ये हाइड्रोजन है। और जब हम दूसरी टेस्ट ट्यूब के पास तीली ले जाते हैं, तो आग और तेज भड़क उठती है, और ये है ऑक्सीजन। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। बस यही कहानी खत्म। यही हैं तत्व या एलिमेंट्स, इस पूरे यूनिवर्स के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। और जरा सोचिए, आज तक हमें सिर्फ 118 ऐसे तत्वों के बारे में पता है। ऑक्सीजन से लेके सोना चांदी तक हमारे चारों ओर की हर चीज इन्हीं 118 बिल्डिंग ब्लॉक्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनी है। तो अब जब हमारे पास ये बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी तत्व हैं, तो चलिए देखते हैं कि वे एक साथ जुड़कर अगले लेवल की चीज यानी यौगिक या कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं। देखिए, एक यौगिक तब बनता है जब ये तत्व आपस में केमिकली जुड़ जाते हैं। ये एक तरह की रेसिपी की तरह है, जिसका अनुपात हमेशा फिक्स रहता है। जैसे पानी, वो हमेशा हाइड्रोजन के 2 हिस्सों और ऑक्सीजन के 1 हिस्से से ही बनेगा, H2O। और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। एक यौगिक की प्रॉपर्टीज उसे बनाने वाले तत्वों से बिल्कुल अलग होती हैं। सोचिए, हाइड्रोजन खुद जलती है, ऑक्सीजन आग जलाने में मदद करती है, लेकिन जब वो मिलकर पानी बनाते हैं तो वो आग बुझा देता है। कितना कमाल का है ये, है ना? तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझ लेते हैं। मिश्रण में चीजें बस एक साथ रखी होती हैं जिन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है, लेकिन एक यौगिक में
तत्व केमिकली जुड़कर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं और उन्हें अलग करने के लिए भी एक केमिकल रिएक्शन ही करना पड़ता है। तो चलिए अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, लेकिन इस बार हमारे पास एक बिल्कुल नई और गहरी समझ है। जरा इस पर एक नजर डालिए। पहले शायद हमें सिर्फ खाना दिखा होगा, लेकिन अब क्या दिख रहा है? अब हम जानते हैं कि ये सिर्फ पोहा नहीं है, ये मिश्रणों, यौगिकों और उन सभी 118 कमाल के तत्वों का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है जो इस एक प्लेट पर मौजूद है। तो अगली बार जब हम अपने आसपास देखें तो एक पल रुककर जरूर सोचें कि ये असल में किस चीज से बना है। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की हर चीज, चाहे वो एक बड़ा सा पहाड़ हो या फिर चाय में डालने वाला चीनी का एक छोटा सा दाना, आखिर ये सब बना किस चीज से है? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और पदार्थ की उस अनदेखी दुनिया में एक सफर करते हैं जो हर चीज की बुनियाद है। जरा सोचिए, आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं, दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, पास में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, कुछ छोटे छोटे कंकड़ हैं और पैरों के नीचे महीन रेत है। ये सब एक ही जगह पर मौजूद हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये रेत, कंकड़ और पत्थर आखिर आते कहाँ से हैं? क्या ये हमेशा से ही इतने छोटे थे? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। तो इसका जवाब पता है कहां से शुरू होता है? एक बहुत बड़ी चीज से, पहाड़ों से। ये कहानी है बड़े से छोटा होने के एक लंबे सफर की। होता यह है कि समय के साथ हवा और पानी की वजह से पहाड़ों की जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो धीरे धीरे टूटने लगती हैं। फिर नदी का बहाव इन टूटे हुए टुकड़ों को अपने साथ ले जाता है और रास्ते में ये टुकड़े एक दूसरे से टकराते रहते हैं और छोटे होते जाते हैं और छोटे, जब तक कि वो रेत के बारीक कण ना बन जाएं। तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे बड़ी चट्टानें टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं। पर सवाल ये है कि क्या हम किसी चीज को हमेशा के लिए तोड़ते ही रह सकते हैं? मतलब क्या कोई ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद वो चीज और न टूट सके? चलो इसे समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए हम एक बहुत ही आम सी चीज लेते हैं, एक चौक का टुकड़ा। सबसे पहले इस चौक को हाथ से ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, पर हम यही नहीं रुकेंगे। अब इन टुकड़ों को और भी महीन पीस के इसका एकदम पाउडर बना लेते हैं। अब जब इस पाउडर को एक मैग्नीफाइंग लेंस के नीचे रखकर देखते हैं तो क्या दिखता है? चौक के अनगिनत बहुत ही छोटे छोटे कण। है तो ये अभी भी चौक ही, बस बहुत ही छोटे रूप में। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ गए। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां हम इसे और ज्यादा नहीं तोड़ सकते? क्या इन कणों को और छोटा किया जा सकता है? और इसका जवाब है हाँ, एक पॉइंट है। अगर हम इसे तोड़ते ही जाएं तो आखिरकार हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंचेंगे जहां हमें चौक के सबसे बुनियादी, सबसे छोटे कण मिलेंगे। इन्हीं कणों को हम कहते हैं घटक कण या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यही वो सबसे छोटी इकाई है जिससे मिलकर वो पूरा चौक बना था। चलो ठीक है, चौक के कण तो फिर भी मैग्नीफाइंग ग्लास से दिख रहे थे। अब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो हमें उस दुनिया में ले जाएगा जो दिखाई नहीं देती। कभी सोचा है, जब पानी में चीनी घोलते हैं तो वो चीनी कहाँ गायब हो जाती है? हम एक ग्लास पानी लेते हैं और उसमें 1-2 चम्मच चीनी डालकर चम्मच से हिलाते हैं और देखते ही देखते चीनी के दाने गायब। चीनी आंखों के सामने से तो गायब हो गई, लेकिन पानी चखकर देखो, वो मीठा हो गया है। इसका मतलब तो साफ है, चीनी अभी भी उसी पानी में है। तो फिर गई कहाँ? इसका जवाब भी हाँ, बिल्कुल सही सोचा, उन्हीं घटक कणों में छिपा है। जब चीनी पानी में घुलती है तो वो अपने लाखों करोड़ों छोटे छोटे घटक कणों में टूट जाती है और ये कण इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हमें अपनी आंखों से दिखाई ही नहीं देते। और अब आता है असली मैजिक। देखिए, पानी जो हमें एक जैसा लगता है, असल में उसके कणों के बीच भी बहुत छोटी छोटी खाली जगह होती हैं। इन जगहों को कहते हैं अंतराकरणीय स्थान या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो चीनी के वो अदृश्य कण कहीं और नहीं जाते, बल्कि पानी के कणों के बीच की इन्हीं खाली जगहों में जाकर फिट हो जाते हैं। कमाल है ना? तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि हर चीज कणों से बनी है, लेकिन ये सारे कण आपस में जुड़े कैसे रहते हैं? मतलब एक पत्थर इतना ठोस और सख्त क्यों होता है और पानी बहता क्यों है? दरअसल ये कण एक दूसरे से एक अनदेखे गोंद या एक तरह की मैग्नेटिक फोर्स से जुड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं अंतराकर्षणीय आकर्षण या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यही वो ताकत है जो पदार्थ के कणों को एक दूसरे से बांध कर रखती है और ये तय करती है कि कोई चीज ठोस होगी, तरल होगी या गैस।
अब जो ठोस चीजें होती हैं, जैसे कि पत्थर या हमारा वही चौक, उसमें ये कण एक दूसरे से एकदम कसकर चिपके होते हैं। इनके बीच का आकर्षण बल यानी अंतराकर्षण आकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि कण कहीं हिलडुल नहीं सकते, बस अपनी ही जगह पर खड़े खड़े थोड़ा कांप सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। और बस इसीलिए ठोस चीजों की एक फिक्स्ड शेप होती है। और सोचिए, जब हम किसी ठोस चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है? हम असल में उसके कणों को एनर्जी दे रहे होते हैं। इससे वो और तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, और तेज और तेज। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब उनका वाइब्रेशन इतना तेज हो जाता है कि वो अपने आकर्षण का बंधन तोड़कर आजाद हो जाते हैं। और बस इसी को हम कहते हैं पिघलना। ठोस अब तरल बन चुका है। तो ये सारी बातें सुनकर ऐसा लगता है ना कि ये तो मॉडर्न साइंस की खोज होगी, पर आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये आइडिया बहुत बहुत पुराना है और इसकी जड़ें हमारे अपने इतिहास में हैं। सोचिए, हजारों साल पहले एक महान भारतीय दार्शनिक आचार्य कर्णनाद ने ये कह दिया था। उन्होंने बताया था कि हर पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म, अविभाज्य यानी जिसे और तोड़ा ना जा सके और शाश्वत कणों से बना है, और उन्होंने इन कणों को नाम दिया था परमाणु। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, विशाल पहाड़ों से लेकर चीनी के एक दाने तक, सब कुछ अनगिनत इतने छोटे कणों से बना है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सब असल में इन कणों के एक विशाल समुंदर में ही जी रहे हैं। तो चलिए इस सफर को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है और उन कणों के बीच भी खाली जगह है, तो फिर जब हम किसी चीज को छूते हैं तो असल में हम क्या छू रहे होते हैं? सोचिएगा जरूर। नमस्ते। आज हम किचन की एक बहुत ही आम सी पहेली को सुलझाने वाले हैं, वो भी साइंस की मदद से। कभी ना कभी तो ऐसा जरूर हुआ होगा, है ना, कि हम चाय या नींबू पानी में चीनी घोल रहे हैं और बस अब और नहीं घुल रही। चलिए आज पता लगाते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हाँ, बिल्कुल यही वाला मोमेंट, जब हम चीनी डालते जाते हैं और वो बस नीचे जाकर बैठ जाती है, घुलने का नाम ही नहीं लेती। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना। एक तरफ है हमारा गोल, एकदम बढ़िया परफेक्टली मिक्स्ड ड्रिंक, और दूसरी तरफ है ये मिस्ट्री, नीचे जमी हुई चीनी। तो आखिर ये माजरा क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मिक्सिंग का साइंस आखिर है क्या। अच्छा, एक बात सोचिए, जब हम ORS का घोल पीते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हर घूंट का स्वाद बिल्कुल एक जैसा होता है? पहला सिप हो या आखिरी, सब बराबर। कभी ज्यादा नमकीन, कभी ज्यादा मीठा तो नहीं लगता है ना? तो इसका जवाब ना दो तरह के मिक्सचर में छिपा है। एक होता है समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस, इसमें चीजें इतनी अच्छी तरह घुल जाती हैं कि हम उन्हें अलग अलग देख ही नहीं सकते, जैसे पानी में नमक। और दूसरा होता है विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहां हमें सारे कंपोनेंट्स साफ साफ दिखते हैं। सोचिए, जैसे पानी में रेत। अब चलिए कुछ साइंटिफिक टर्म्स को आसान भाषा में समझते हैं। तो जो चीज घुलती है, जैसे हमारी चीनी या नमक, उसे साइंस की भाषा में कहते हैं विलय या सोल्यूट। और जिस चीज में ये घुलता है, यानी हमारा पानी, उसे कहते हैं विलायक यानी सॉल्वेंट। और जब ये विलेय और विलायक मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाते हैं, तो जो एक जैसा मिक्सचर बनता है उसे कहते हैं विलयन या सॉल्यूशन। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो पता है क्या होता है? ये जो सॉल्यूट के छोटे छोटे कण हैं ना, वो सॉल्वेंट के कणों के बीच की खाली जगह में जाकर फिट हो जाते हैं, और जब ये पूरी तरह इवनली फैल जाते हैं तब जाके बनता है एक परफेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम अपनी असली पहेली पर वापस आते हैं। आखिर चीनी घुलना बंद क्यों हो जाती है? इसे समझने के लिए हमें एक लिमिट या सीमा का कॉन्सेप्ट समझना होगा। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए हमने पानी में 1 चम्मच नमक डाला, घुल गया, बहुत बढ़िया। दूसरा डाला, अरे वाह, वो भी घुल गया। तीसरा, ये भी गया। लेकिन जैसे ही हम चौथा चम्मच डालते हैं, वो नीचे बैठ जाता है। बस यही है वो लिमिट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अभी अभी हमने जो देखा ना, उसकी 2 स्टेजेस हैं। जब तक नमक घुल रहा था तब तक हमारा सॉल्यूशन असंतृप्त या अनसैचुरेटेड था, मतलब उसमें और नमक घुलने की जगह थी। लेकिन जब नमक ने घुलना बंद कर दिया तो सॉल्यूशन संतृप्त यानी सैचुरेटेड हो गया, मतलब भाई अब उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। लेकिन सोचिए, क्या इस लिमिट को पार करने का कोई तरीका है? क्या हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और भी कुछ घोल सकते हैं?
चलिए एक कमाल का हैक देखते हैं। तो ये रहा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कमरे के तापमान पर। इसमें और नमक नहीं घुल सकता और थोड़ा सा नीचे भी बैठा हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर हम इसे गर्म करें तो क्या होगा? और ये देखिए जादू, जैसे ही इसे गर्म किया वो नमक जो घुलने से मना कर रहा था अब वो भी गायब हो गया, सॉल्यूशन में पूरी तरह मिल गया। है ना कमाल? असल में ये जादू नहीं, प्योर साइंस है। देखिए, जब हम पानी जैसे सॉल्वेंट को गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ जाती है और वो तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं। इस हलचल से उनके बीच की जगह बढ़ जाती है और सोल्यूट के कणों को घुलने के लिए और ज्यादा स्पेस मिल जाता है। इसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी का बढ़ जाना। तो किचन की मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, लेकिन ये साइंस सिर्फ चीनी नमक तक ही नहीं है, ये तो हमारी दुनिया में हर जगह है। सोचिए ये इतना जरूरी क्यों है? अरे पानी में जो थोड़ी सी ऑक्सीजन घुली होती है उसी से तो मछलियां और पानी के पौधे सांस ले पाते हैं। हमारी जिंदगी बचाने वाला ORS वो भी तो एक परफेक्ट सोल्यूशन ही है। और तो और साइंटिस्ट इसी तरीके से पौधों से जरूरी कंपाउंड्स निकालकर दवाइयां बनाते हैं। बल्कि महान भारतीय केमिस्ट असीमा चटर्जी ने इसी साइंस का इस्तेमाल करके औषधीय पौधों से ऐसे कंपाउंड्स निकाले जिनसे मिर्गी और मलेरिया की जरूरी दवाइयां बनी। ये एक शानदार उदाहरण है कि ये सिंपल सा दिखने वाला साइंस कितना पावरफुल हो सकता है। तो हमने किचन की एक पहेली तो सुलझा ली, पर साइंस की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर जवाब अपने साथ कुछ नए और भी दिलचस्प सवाल लेकर आता है। तो अगली बार जब हम किचन में हों तो जरा सोचिएगा, लकड़ी का बुरादा पानी में तैरता क्यों है लेकिन रेत डूब जाती है? दोनों ही तो विषमांगे मिश्रण बनाते हैं, फिर उनका बर्ताव इतना अलग क्यों है? खैर, ये सवाल किसी और दिन के लिए। तब तक सोचते रहिए। कभी सोचा है कि हमारी रोज की साधारण चीजों में कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक राज छिपे हो सकते हैं? चलिए मीना की कहानी से शुरू करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में मीना एक साइंस सेंटर गई और वहां उसने कुछ अजीबोगरीब शीशे देखे जिनमें उसकी शक्ल कभी खिंच जाती तो कभी अजीब सी दिखती। बस वहीं से उसकी जिज्ञासा जाग उठी। तो मीना के मन में भी वही सवाल आए जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में आते हैं कि भाई एक शीशा चेहरे को इतना बड़ा क्यों दिखा रहा है और दूसरा वाला उसमें तो सब कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? और ये रहस्य सिर्फ साइंस सेंटर तक ही नहीं है। हम सब ने अपनी कार के साइड मिरर में ये चेतावनी तो जरूर देखी होगी। तो चलिए आज समझते हैं कि इस एक लाइन की चेतावनी के पीछे का साइंस आखिर है क्या। अपनी इस खोज के अगले पड़ाव पर चलते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन सारे सवालों का जवाब हमारी अपनी रसोई में ही छुपा हो सकता है। जी हाँ, एक मामूली सा चम्मच हमारी इस पड़ताल के लिए ये एक बेहतरीन टूल है। चम्मच के अंदर की तरफ देखिए तो शक्ल उल्टी दिखती है और बाहर की तरफ सीधी। एक ही चीज दो अलग अलग तरह के शीशों की तरह काम करती है। ये प्रयोग आप अभी करके देख सकते हैं। एक चम्मच उठाइए और उसके अंदरूनी गहरे वाले हिस्से में देखिए, छवि कैसी दिख रही है? उल्टी, है ना? अच्छा, अब चम्मच को पलट दीजिए। बाहरी उभरे हुए हिस्से में देखने पर छवि सीधी है लेकिन थोड़ी छोटी लग रही होगी। तो इस छोटे से प्रयोग से एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या सीधा, बड़ा दिखेगा या छोटा, ये सब कुछ बस इस बात पर निर्भर करता है कि शीशे की सतह का घुमाव कैसा है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। बस यही है सारा खेल। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जो कुछ हमने चम्मच से देखा, अब उसे उसके असली वैज्ञानिक नाम देने का समय आ गया है। चम्मच का जो अंदर वाला गहरा हिस्सा है उसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर। मतलब एक ऐसा शीशा जिसकी चमकने वाली सतह अंदर की ओर धसी हुई हो, गुफा की तरह। और जब हम चम्मच को पलट देते हैं तो उसकी जो बाहरी उभरी हुई सतह है वो बन जाती है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। इसकी चमकने वाली सतह बाहर की ओर निकली होती है। तो चलिए इन दोनों में फर्क को जल्दी से समझ लेते हैं। अवतल दर्पण यानी चम्मच का अंदरूनी हिस्सा रोशनी की किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करता है, जिसे हम कहते हैं कन्वर्ज करना। इसलिए ये बड़ी या उल्टी छवि बना सकता है। दूसरी तरफ है उत्तल दर्पण, चम्मच का बाहरी हिस्सा। ये रोशनी को बाहर की तरफ फैला देता है, यानी डाइवर्ज करता है, और इसका नतीजा हमेशा सीधी और छोटी छवि। भले ही ये घुमावदार शीशे हमें असलियत को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ कर दिखाते हैं, लेकिन ये सभी फिजिक्स के कुछ बहुत ही बुनियादी और पक्के नियमों पर ही काम करते हैं। इसे समझने के लिए देखते हैं कि रोशनी काम कैसे करती है।
सबसे पहले होती है आपतित किरण, यानी प्रकाश की वो किरण जो आकर शीशे की सतह से टकराती है। अब जिस बिंदु पर रोशनी टकराती है वहां से हम शीशे पर एक सीधी 90 डिग्री की काल्पनिक रेखा खींचते हैं। इसे कहते हैं अभिलंब या नॉर्मल। ये रेखा हमें एंगल नापने में मदद करती है। और आखिर में जब रोशनी टकराकर वापस लौटती है तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण। तो अब हमारे पास पूरी कहानी है, एक आने वाली किरण, एक जाने वाली किरण और बीच में हमारी रेफरेंस लाइन। और यहीं पर आता है विज्ञान का सबसे सुंदर और सरल नियम। रोशनी जिस एंगल पर शीशे से टकराती है ठीक उसी एंगल पर वापस लौटती है। मतलब आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही है परावर्तन का पहला और सबसे जरूरी नियम। और दूसरा नियम भी उतना ही आसान है। ये तीनों चीजें, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और हमारी रेफरेंस लाइन, ये सब हमेशा एक ही प्लेन में, मतलब एक ही सीध में होती हैं। ऐसा नहीं होता कि रोशनी टकराकर कहीं दाएं बाएं बिखर जाए। तो चलिए अब इन नियमों को थ्योरी से निकालकर असल जिंदगी में लाते हैं और देखते हैं कि ये दर्पण हमारे चारों ओर कैसे काम कर रहे हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हमारी कार की हेडलाइट्स। उसके अंदर एक अवतल दर्पण लगा होता है जो बल्ब की रोशनी को एक जगह इकट्ठा करके एक तेज शक्तिशाली बीम बनाता है। तभी तो हमें रात में दूर तक साफ दिखाई देता है। या फिर जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो जो छोटा सा आईना इस्तेमाल करते हैं वो भी एक अवतल दर्पण ही है। ये दांतों की एक बड़ी यानी मैग्नीफाइड इमेज बनाता है ताकि छोटी से छोटी चीज भी आसानी से दिख जाए। और अब वापस आते हैं कार के साइड मिरर वाले सवाल पर। वो एक उत्तल दर्पण होता है क्योंकि ये रोशनी को फैलाता है। ये ड्राइवर को पीछे का एक बहुत बड़ा एरिया दिखाता है। हाँ, चीजें छोटी दिखती हैं लेकिन ज्यादा बड़ा व्यू मिलता है जो ड्राइविंग को सुरक्षित बनाता है। तो हमने देखा कि दर्पण प्रकाश को परावर्तित करके यानी रिफ्लेक्ट करके मोड़ते हैं। लेकिन जरा सोचिए, तब क्या होगा जब प्रकाश किसी घुमावदार चीज के आर पार गुजर जाए। कभी रात में आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि ये चांद हर रोज अपना आकार क्यों बदलता रहता है? कभी पूरा गोल तो कभी एकदम बारीक सा, जैसे मुस्कुरा रहा हो। तो चलिए आज इसी मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी ये जो पड़ताल है ये शुरू होती है एक बिल्कुल आम से दिन से, जब एक ऐसी चीज दिखी जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। कहानी है मीरा की। जरा सोचिए, अहमदाबाद का पतंग महोत्सव, आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ है और तभी मीरा की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर वो चौंक जाती है। सूरज के साथ साथ उसे दिन के उजाले में चांद भी नजर आता। ईमानदारी से बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? दिन में आसमान में चांद को देखना कोई भी मीरा की तरह हैरान हो सकता है। और बस ये एक नज़ारा मीरा के दिमाग में कई सवाल छोड़ गया, जैसे कि ये चांद हर रात अपना शेप क्यों बदलता है और ये दिन में क्या कर रहा है, और अगर ये सूरज की रोशनी से ही चमकता है तो फिर हमेशा पूरा गोल क्यों नहीं दिखता। तो चलिए एक एक करके मीरा के इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला कदम है चांद के बदलते रूपों में छिपे एक पैटर्न को समझना, यानी उसके साइकिल को। और पता है, ये पैटर्न खुद भी देखा जा सकता है। बड़ा आसान है, बस पूर्णिमा यानी फुल मून के अगले दिन से चांद को देखना शुरू कर दीजिए। हर रोज बस ये नोट कीजिए कि उसका आकार क्या है, उसका चमकीला हिस्सा बढ़ रहा है या घट रहा है, और सूरज के मुकाबले वो कहाँ है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक फिक्स्ड पैटर्न आपके सामने आने लगेगा। तो जब आप ये करेंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न नजर आएगा। लगभग 1 महीने में चांद अपने सारे अलग अलग रूपों का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। ये एक बड़ा ही रेगुलर और खूबसूरत साइकिल है। इस पूरे साइकिल के 2 सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं। एक है पूर्णिमा, जब चांद पूरा गोल और चमकदार होता है, और दूसरा है अमावस्या, जब वो हमें आसमान में दिखता ही नहीं, बिल्कुल गायब हो जाता है। अब ये जो पूरा साइकिल है ना, इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा है जब चांद का चमकीला पोषण धीरे धीरे बड़ा होता जाता है अमावस्या से पूर्णिमा तक, इसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। और दूसरा हिस्सा है जब ये चमकीला पोषण धीरे धीरे छोटा होता जाता है पूर्णिमा से वापस अमावस्या तक, इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो बस बढ़ना और घटना, यही पूरा खेल है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि होता क्या है। चांद बड़ा होता है फिर छोटा हो जाता है, लेकिन सवाल तो वही है, ऐसा होता क्यों है?
इसका जवाब छिपा है सूरज, चांद और हमारी पृथ्वी के बीच के रिश्ते में। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो तो बस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। और सच तो ये है कि चांद का आधा हिस्सा हमेशा सूरज की रोशनी से चमकता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी धरती का आधा हिस्सा हमेशा दिन में रोशन रहता है। तो सवाल उठता है कि अगर आधा चांद हमेशा रोशन रहता है तो हमें उसके अलग अलग शेप्स क्यों दिखते हैं? वजह है हमारा पर्सपेक्टिव। जैसे जैसे चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, हमें उस रोशन हिस्से का सिर्फ एक छोटा बड़ा हिस्सा ही दिखाई देता है, और इन्हीं अलग अलग हिस्सों को हम चांद की कलाएं या फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। तो मतलब सीधा सा है, चांद अपना आकार बदल ही नहीं रहा, असल में धरती से उसे देखने का हमारा एंगल बदल रहा है। अब ये जो परिक्रमा है, ये चक्कर जो चांद लगा रहा है, ये सिर्फ उसके आकार पर ही असर नहीं डालता, बल्कि इस पर भी असर डालता है कि वो हमें आसमान में कब दिखाई देगा। और यहीं हमें मिलेगा मीरा के दूसरे सवाल का जवाब। हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? यही कि चांद तो रात में ही निकलता है ना? सूरज डूबा और चांद निकला। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। असल में चांद अपने खुद के टाइम टेबल पर चलता है। उसका सूरज के उगने डूबने से कोई सीधा लेना देना नहीं है, और उसका टाइम टेबल एक बहुत ही मजेदार नियम पर चलता है। वो नियम जुड़ा है इस नंबर से, 50 मिनट्स। हर रोज चांद पिछले दिन के मुकाबले करीब करीब 50 मिनट की देरी से उगता है, और यही 50 मिनट की देरी ही असली गेम चेंजर है। इसी की वजह से चांद के उगने और डूबने का समय हर रोज बदलता रहता है, और कभी कभी उसका उगने का समय दिन के वक्त ही पड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मीरा ने पतंग उड़ाते हुए देखा था। तो अब हम चांद के बदलते आकार और उसके अजीब से टाइम टेबल दोनों के पीछे की साइंस को समझ चुके हैं। तो अब जब हम ये सब जान गए हैं, तो चलिए एक मजेदार सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। तो फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। दूसरी, उसके जो शेप्स बदलते हैं वो असल में धरती से हमारे बदलते हुए एंगल की वजह से है। तीसरी बात, इसी पूरे साइकिल से हमारे महीने का कॉन्सेप्ट बना है। और आखिरी बात, चांद का अपना शेड्यूल है जो हर दिन बदलता है, इसीलिए वो कभी कभी दिन में भी दिख जाता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे आसमान में एक नहीं बल्कि 2 चांद होते तो हमारी रातें कैसी होती, हमारी दुनिया कैसी होती? प्रकृति में ऐसे कई अदृश्य संबंध होते हैं जो हमारी आंखों से ओझल रहते हैं। आज हम उन्हीं संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे, और इसकी कहानी हम समझेंगे एक हाथी गलियारे के जरिए। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम हाथियों की यात्रा से शुरू करेंगे, फिर उनके घर को समझेंगे, देखेंगे कि वो घर किन चीज़ों से बनता है और कैसे ये चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, और फिर अंत में एक समाधान तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, हाथियों का सफर। ये अपने आप में एक अनसुलझी पहेली जैसा है। इस तस्वीर को देखिए। हाथियों का एक झुंड इंसानी बस्तियों और एक रेलवे लाइन के पास से गुजर रहा है। ओडिशा, झारखंड, असम जैसे कई भारतीय राज्यों में ये नज़ारा अब काफी आम हो गया है। एक बात तो साफ है, ये हाथी अपने कुदरती घर से बाहर आ गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये हाथी गांवों और खेतों की तरफ आ क्यों रहे हैं? अपना जंगल क्यों छोड़ रहे हैं? पहली नज़र में तो कुछ वजहें बिल्कुल साफ दिखती हैं। जंगलों में पेड़ पौधों की कमी हो रही है, पानी के स्रोत सूख रहे हैं, सड़कें और इमारतें बनाने के लिए लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, और जाहिर है जब उन्हें अपने घर में खाना नहीं मिलता तो वो केले और गन्ने जैसे भोजन की तलाश में बाहर निकल आते हैं, और यहीं से इंसानों के साथ उनका टकराव शुरू होता है। लेकिन ये सब तो सिर्फ लक्षण हैं। असली जड़ को समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाना होगा और जानवरों के घर के बारे में सोचना होगा। तो चलिए अपने दूसरे हिस्से पर चलते हैं, रहने की जगह यानी पर्यावास को समझते हैं। तो पर्यावास यानी हैबिटेट आखिर है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये वो जगह है जहां कोई भी जीव रहता है। ये उसका घर है, उसका मोहल्ला है, जहां उसे जिंदा रहने के लिए हर जरूरी चीज मिलती है। और ये घर, ये पर्यावास बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। देखिए, एक तरफ एक विशाल घना जंगल है तो दूसरी तरफ एक छोटा सा तालाब। दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में अनगिनत जीवों को सहारा देते हैं। तो फिर इन घरों के अंदर क्या होता है? आइए जरा और गहराई में झांक कर देखते हैं। हमारा तीसरा खंड, सजीव और निर्जीव घटक। आखिर एक घर में होता क्या क्या है?
किसी भी पर्यावास के, आप कह सकते हैं, दो बुनियादी हिस्से होते हैं। एक तरफ हैं जैविक घटक यानी बायोटिक, मतलब सारी जीवित चीजें, पेड़ पौधे, जानवर और वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। और दूसरी तरफ है अजैविक घटक यानी एबायोटिक, मतलब निर्जीव चीजें जैसे पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी और हवा। ये दोनों जब मिलते हैं तभी कोई जगह एक जीता जागता पर्यावास बनती है। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर हम जंगल और तालाब की तुलना करें तो दोनों में ही ये घटक मौजूद हैं। जंगल में घास और पेड़ जैविक घटक हैं और मिट्टी और हवा अजैविक। वहीं तालाब में मछली एक जैविक घटक है और पानी एक अजैविक घटक। दोनों ही अपने आप में एक पूरी दुनिया है, बस उनके किरदार अलग अलग हैं। अच्छा, तो हमें ये पता चल गया कि एक घर में क्या क्या होता है, लेकिन असली जादू इस बात में है कि ये सब चीजें आपस में जुड़ी कैसे हैं। तो अब चलते हैं अपने चौथे खंड पर, संबंधों का जाल, और ये समझते हैं कि हर जीव क्यों मायने रखता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या किसी भी इकोसिस्टम में रहने वाला हर एक छोटा बड़ा जीव सच में जरूरी होता है, या कुछ के बिना भी काम चल सकता है? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही रोचक स्टडी में छिपा है। कुछ रिसर्चर्स ने दो तालाबों का अध्ययन किया, एक तालाब जिसमें मछलियां थीं और दूसरा तालाब जिसमें मछलियां नहीं थीं। और इस कहानी के मुख्य किरदार हैं मछली, ड्रैगन फ्लाई का लार्वा, एक वयस्क ड्रैगन फ्लाई, एक मधुमक्खी और तालाब के आसपास खिले हुए कुछ फूल। अब देखिए कि यहाँ क्या हैरान करने वाली चेन रिएक्शन होती है। पहला कदम, मछलियां ड्रैगन फ्लाई के लार्वा को खा जाती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जिस तालाब में मछली हैं वहां कम लार्वा बचते हैं, मतलब कम ड्रैगन फ्लाई बड़े हो पाते हैं। अब ये ड्रैगन फ्लाई क्या करते हैं? ये मधुमक्खियों और दूसरे परागण करने वाले कीड़ों को खाते हैं। तो जहां ड्रैगन फ्लाई कम है वहां ज्यादा मधुमक्खियां बच जाती हैं, और ज्यादा मधुमक्खियों का मतलब क्या हुआ? आसपास के पौधों में ज्यादा परागण होता है, जिससे ज्यादा बीज बनते हैं। तो इसका निचोड़ क्या निकला? ये है कि तालाब में सिर्फ मछली के होने से अप्रत्यक्ष रूप से जमीन पर उगे पौधों को फलने फूलने में मदद मिलती है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, भले ही वो कनेक्शन हमें पहली नजर में दिखाई न दे। तो इस गहरी समझ के साथ चलिए वापस अपनी मूल पहेली पर लौटते हैं। अब हम चलते हैं अपने आखिरी खंड में, आगे का रास्ता यानी समाधान खोजना। जब हाथियों का घर यानी उनका पर्यावास सड़कों और शहरों की वजह से टुकड़ों में बंट जाता है तो वे भटक जाते हैं। इसका समाधान है एक हाथी गलियारा। स्रोत के शब्दों में कहें तो ये गलियारे वन्य पर्यावासों को जोड़ते हैं, जिससे हाथी जैसे वन्य जीवों के लिए मानव बस्तियों के संपर्क में आए बिना बड़े वन क्षेत्रों में आना जाना संभव होता है। अब इस तस्वीर को फिर से देखिए। पहले जो एक समस्या लग रही थी, अब वो एक समाधान का प्रतीक है। ये एक हाथी गलियारा है, एक ऐसा रास्ता जो प्रकृति के संबंधों के जाल को समझकर बनाया गया है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक जीवन रेखा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम इन टूटे हुए घरों को फिर से जोड़ते हैं तो हम उस संतुलन को वापस लाते हैं जो प्रकृति के स्वस्थ कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। हम उन अदृश्य धागों को फिर से बुनते हैं जो टूट गए थे। हाथी गलियारा तो बस एक शुरुआत है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, सिर्फ हाथियों के लिए ही नहीं बल्कि अनगिनत दूसरे जीवों के लिए और प्रकृति के अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए हम और कौन से गलियारे बना सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने घर पृथ्वी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताएगी कि आखिर क्यों अरबों ग्रहों के बीच सिर्फ हमारी पृथ्वी को ही गोल्डीलॉक्स प्लैनेट का खास दर्जा मिला हुआ है। जरा सोचिए, अंतरिक्ष के इस अंतहीन ठंडे अंधेरे में एक नीरा गोला चमकता है। ये है हमारा घर पृथ्वी, और ये सिर्फ कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है जो स्पेस में घूम रहा है। नहीं, ये एक जीती जागती दुनिया है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरे महासागर हैं और हरे भरे जंगल हैं। यही वो कमाल की जगह है जिसे हम सब अपना घर कहते हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्यों है? मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जहां अरबों खरबों ग्रह मौजूद हैं, हमारी पृथ्वी में ही ऐसा क्या खास है? ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ जीवन को पनपने का मौका देती है? क्या है जो इसे इतना इतना अनोखा बनाता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं इस हल्के नीले बिंदु से,
और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो हमारी पृथ्वी को इस ब्रह्मांड में इतना खास बनाती हैं। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। आज तक हम जितना भी जानते हैं उसके हिसाब से पृथ्वी ही अकेला ऐसा ग्रह है जहां जिंदगी है, और ये जिंदगी सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि ये तो हर कोने में फल फूल रही है, पनप रही है। और बस यही एक सच, यही एक बात हमारे ग्रह को पूरे ब्रह्मांड में सबसे अलग खड़ा कर देती है। अब ये समझने के लिए कि पृथ्वी इतनी परफेक्ट क्यों है, हमें पहले ये देखना होगा कि बाकी ग्रहों के साथ क्या दिक्कत है, वो रहने लायक क्यों नहीं है। तो चलिए एक छोटा सा टूर करते हैं हमारे सौर मंडल के पड़ोसियों का और देखते हैं कि वहाँ क्या गड़बड़ है। तो सबसे पहले इन दो ग्रहों को देखते हैं, हमारी पृथ्वी और हमारा पड़ोसी शुक्र। जरा तापमान का फर्क देखिए। शुक्र पर 450 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना गर्म कि वहां सीसा भी पिघल जाता है, और पृथ्वी पर यहाँ एक बड़ा ही आरामदायक 15 डिग्री का औसत तापमान है। अब मजे की बात यह है कि वायुमंडल दोनों के पास है, पर बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। और यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प पहेली सामने आती है। शुक्र जो है वो सूरज से दूसरे नंबर का ग्रह है, बुध पहले नंबर पर है। तो लॉजिक तो यही कहता है कि बुध को ज्यादा गर्म होना चाहिए, है ना? पर असल में शुक्र बुध से भी कहीं ज्यादा गर्म है। ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, इसका जवाब छिपा है शुक्र के वायुमंडल। ये सब होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो ये तब होता है जब किसी ग्रह का वायुमंडल एक कंबल की तरह काम करने लगता है। मतलब वो सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है, लेकिन उसे वापस बाहर स्पेस में जाने से रोक लेता है, और नतीजा वो ग्रह धीरे धीरे गर्म होता चला जाता है। अब शुक्र के केस में क्या होता है? उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा घना वायुमंडल है वो एक बहुत ही मोटे कंबल जैसा है। ये गर्मी को बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं देता, और इसका नतीजा एक ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो पूरी तरह से काबू से बाहर हो गया है, जिसे रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और यही चीज शुक्र को हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बना देती। तो ये तो हुई बहुत गर्म की बात। अब चलिए स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर चलते हैं, बहुत ठंडा। सूरज से बहुत दूर नेपच्यून जैसे ग्रहों पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब इतना ठंडा कि वहां हर चीज बस पत्थर की तरह जम जाएगी। ऐसे में जीवन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि जीवन के लिए लोकेशन यही सबसे जरूरी है। ना बहुत ज्यादा गर्म, ना बहुत ज्यादा ठंडा, बल्कि एकदम सही। और वैज्ञानिक इसी एकदम सही जगह को एक बड़ा प्यारा नाम देते हैं, द गोल्डीलॉक्स जोन। और हमारी पृथ्वी अपने तारे यानी सूरज के चारों ओर ठीक इसी गोल्डीलॉक्स जोन में चक्कर लगाती है। ये वो परफेक्ट स्पॉट है जहाँ का तापमान इतना सही है कि पानी ना तो जमकर बर्फ बनता है और ना ही उबलकर भाप, बल्कि वो अपनी तरल अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में बना रह सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं, तरल पानी, लिक्विड वाटर ही जीवन का आधार है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस गोल्डीलॉक्स जोन में हैं जहां ये मुमकिन हो पाता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ सही दूरी पर होने से ही पूरी नहीं हो जाती। इस रेसिपी में एक और बहुत जरूरी चीज है, और वो है एक बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि पृथ्वी का अपना परफेक्ट कंबल। शुक्र के उस मोटे दम घोटने वाले कंबल को याद है? उसके बिल्कुल उलट पृथ्वी का वायुमंडल एकदम संतुलित है। ये बस उतनी ही गर्मी को अंदर रोकता है जितनी हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए, और बाकी की गर्मी को ये वापस स्पेस में जाने देता है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है, और पृथ्वी पर जीवन के लिए ये बैलेंस सब कुछ है। तो हमने देखा कि सही जगह और सही वायुमंडल, ये दो चीजें जीवन के लिए कितनी जरूरी हैं। पर ये जो जीवन है, ये कितना मजबूत है या कितना नाजुक है, इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि हमारी पूरी पृथ्वी एक सेब के बराबर है, ठीक है? अब सोचिए वो पूरी जगह जहां जीवन मौजूद है, मतलब समुद्र की सबसे गहरी खाई से लेकर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक, सब कुछ वो इस सेब के छिलके से ज्यादा मोटा नहीं होगा। जी हाँ, सिर्फ छिलके जितना पतला। हमारा पूरा अस्तित्व, पूरी दुनिया बस इतनी सी पतली और नाजुक परत में सिमटी हुई है।
और यही परत है जो पृथ्वी को इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे खास जगह बनाती है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर जिंदगी सच में इतनी ही पतली सेब के छिलके जैसी नाजुक परत में मौजूद है, तो ये हमारे ग्रह के भविष्य के बारे में हमें क्या बताता है और इसकी हिफाजत करने की हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। सतत विकास, बेहतर भविष्य।